नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक और नई पाठ्य योजना के साथ जिसका प्रकरण रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम। और दोस्तों, ये गद्य की एक पाठ्य योजना है। और दोस्तों, ये गद्य की पाठ्य योजना में हम एपीजे अब्दुल कलाम प्रकरण के बारे में, इस पाठ्य योजना के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वैसे ये कक्षा 8 के लिए पाठ्य योजना का निर्माण किया गया है। तो चलते हैं इस पाठ्य योजना में कि इसमें क्या कुछ और किस प्रकार इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना के अंतर्गत बताता हूं कि जब भी हम कक्षा अंतर्गत हम प्रवेश करते हैं तो ब्लैक बोर्ड स्किल हमारे को सबसे पहले दिखानी होती है। तो ब्लैक बोर्ड स्किल में क्या होता है कि हमें ब्लैक बोर्ड स्किल पे कक्षा कालांश विषय इत्यादियों का पहले से ही वर्णन कर देना होता है कि हम कौन सी कक्षा के लिए आज पढ़ाने वाले हैं और कौन सी तारीख है, यानी जो को विषय कौन सा है और उसमें प्रकरण क्या रहेगा, इसको हम उस समय नहीं लिखते हैं। यानी जब हम ब्लैक बोर्ड स्किल दिखाते हैं तब ये प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसके कुछ सामान्य और कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों, इसके सामान्य उद्देश्य तो होते हैं, मैं आपको बता दूं, इसके जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ना, जैसे हम भाषा की बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं अपनी संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत से रिलेटेड जो उद्देश्य होने चाहिए वो होते हैं सामान्य उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें सामान्य उद्देश्य हैं, पहले देखते हैं। संस्कृत भाषा के प्रति रागोत्पादन, यानी राग का उत्पादन करना है। संस्कृत भाषा में लिखित गद्य खंडानाम भावानुगुणम विचार विश्लेषणाम पर पठनस्य योग्यता, यानी विराम चिन्हों के अनुसार किस प्रकार गद्य में प्रयोग किया जाता है, भाव के अनुसार पढ़ना ना, वो बताया जाता है। भाषा चतुर कौशलम, जो चारों कौशल है, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, इनका विकास। और इसमें आगे अंतिम बताया गया कि संस्कृत व्याकरण से सामान्य, यानी संस्कृत व्याकरण का सामान्य ज्ञान और कल्पना शक्ति, सृजनात्मक शक्ति और जैसे हम तर्क शक्ति भी कह सकते हैं, उनका संवर्धन यानी उनका भी विकास करना, ये सामान्य उद्देश्य हैं जो कि एक भाषा के प्रति होते हैं। जैसे हमने संस्कृत भाषा की ये पाठ्य योजना है तो उसके प्रति इसमें बनाएंगे। अब देखते हैं विशिष्ट, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं दोस्तों, वो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं आपका जो लेसन प्लान जिस प्रकरण पे बन रहा है उस प्रकरण को लेकर ही कुछ उद्देश्य होते हैं, वो विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। इसमें विशिष्ट उद्देश्य में पाठ छात्रः पाठ्य आगतानां नूतन शब्दानां ज्ञानम समर्थः भविष्यन्ति, यानी जो नए शब्द आएंगे उनमें बच्चों को समर्थ बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। छात्रः पाठ्यमाध्यमेन डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय जीवन चरित्रम विषय प्रत्यास्मरण प्रत्याभिज्ञानम च करिष्यन्ति, यानी जो अब्दुल कलाम आज़ाद है उनके जीवन चरित्र के विषय में प्रत्यास्मरण, यानी पहले उनके जो भी कुछ दिमाग में था उनको वापस से स्मरण करवाना, ये पाठ्य योजना का उद्देश्य रहेगा। और छात्र नूतन शब्दानाम स्वपाठ्येषु भाषा प्रयोगम करिष्यन्ति, यानी जो पाठ में नूतन शब्द आएंगे और उनको यहाँ पे हम बताएंगे, उनको जानने के बाद वो भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। ये इनके विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री विशेषतः सभी में सेम रहती है, लेकिन जब हम विशेष प्रकार से जैसे मॉडल या चित्र या इनका प्रयोग करते हैं तो वो विशिष्ट सहायक सामग्री में उपयोग में आते हैं। जैसे इसमें श्यामपट्ट है, मार्जनी है, सुधाखंड है, सांकेतिका, और जैसे इनका अर्थ तो आपको पता ही होगा। श्यामपट्ट होता है ब्लैक बोर्ड, मार्जनी होता है डस्टर और सुधाखंड होता है चौक, और सांकेतिका होता है एक छड़ी होती है जिसके प्रकार से हम इंगित करते हैं, और आकुंचन फलक। दोस्तों, वैसे तो हम इसको कई बार लपेट फलक भी लिख देते हैं, लेकिन संस्कृत अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में हम ऐसा होता है कि आकुंचन फलक ही इसको लिखते हैं, इसमें लपेट फलक नहीं लिखता, क्योंकि उसमें एक हिंदी शब्द का मिक्स होता है, इसलिए आकुंचन फलक लिखना सबसे उपयुक्त माना गया है लपेट फलक को। इसलिए यहाँ पे आकुंचन फलक लिखना उचित रहेगा संस्कृत में। बाकी आप हिंदी या उसमें लपेट फलक भी लिख सकते हैं सामाजिक वगैरह में। अब बात करते हैं पूर्व ज्ञान की, कि बच्चों में डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उनके बारे में क्या उसमें कुछ सामान्य जानकारी बच्चों के माइंड में पहले से है। तो छात्र सामान्यतः सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय विषय किंचित जानती, यानी विषय के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान बच्चों में उनको जानना।
ये हमारा होगा पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान से ही हमें नवीन ज्ञान जोड़ना है, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना। चलो आते हैं अपनी प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना में क्या होता है, कुछ नियम होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ पाठ्य योजना में, कि इसमें पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से तो जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है ज्ञातात अज्ञातम प्रति, यानी जो पूर्व ज्ञान बच्चों को ज्ञान था उसे ज्ञातम कहेंगे यानी ज्ञान, और अज्ञातम प्रति यानी अज्ञान की ओर, यानी जो अब वो बच्चे नहीं जानते, जैसे हम अब नया क्वेश्चन करेंगे बच्चों में कुछ नहीं जानते वो बात ही बताएंगे अपन, तो वो अज्ञात रहेगा उनको बताना। और सरलात कठिनम प्रति, यानी जो बच्चे सरल थे जानते थे वो उनके लिए सरल थे। और कठिनम प्रति, यानी जब हम कठिनता की ओर ले चलेंगे मतलब बच्चे जो नहीं जानते वो उनके लिए कठिन होगा तो उनको भी सरल करेंगे। तो बच्चे इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब आगे चलते हैं हमारी प्रस्तावना। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये प्रश्न माध्यम लिया गया है इसमें। वैसे हम और किसी प्रश्नों के अलावा भी और माध्यम ले सकते हैं, इसे लघु कथा के माध्यम से हम प्रस्तावना कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम प्रश्न माध्यम से ही करें, ठीक है। या फिर चित्र दिखाकर भी हम प्रश्न माध्यम, या फिर लघु कथा नाटक के माध्यम से, ठीक है। और भी किसी किसी माध्यम से हम एक चित्र से दिखा सकते हैं, मॉडल से भी हम प्रस्तावना कर सकते हैं। वैसे इसमें प्रश्न माध्यम लिया गया है, तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, अस्माकं राष्ट्रस्य नाम किम। अस्माकं राष्ट्रस्य नाम भारत देश है, बच्चे इसका आंसर देंगे भारत देश। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिका के अभुवन, तो इसमें बच्चे देंगे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, सी.वी. रमन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है। बच्चों में जरूरी नहीं है सीधा डायरेक्ट उत्तर दे दे, बच्चे और भी कुछ बोल सकते हैं, फिर भी हमने पहले ही लिखा था के वैज्ञानिका, तो बच्चे इसका आंसर अब्दुल कलाम जब देते हैं उसके बाद हम पाठ्य योजना को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, एतेषु वैज्ञानिकेषु मिसाइल मैन इति नामना कहने, जब बच्चों ने इतने नाम बोले उनमें से मिसाइल मैन किसे कहा गया है, तो बच्चे उत्तर देंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे चलते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद विषय किम जानती, यानी बच्चों से पूछा गया है कि आप अब्दुल कलाम के बारे में क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। डायरेक्ट ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि बच्चे इसका बिल्कुल उत्तर नहीं दे, हो सकता है किसी को ज्ञात हो तो बच्चे उत्तर भी दे, अच्छी बात है अगर उत्तर देते हैं तो, लेकिन संपूर्ण जानकारी बच्चे के पास नहीं होती, इसलिए हम अब बात करेंगे कि आज हम अब्दुल कलाम विषय के बारे में आज जानेंगे, ऐसा करके हम उद्देश्य कथन करते हैं। तो उद्देश्य कथन में आप यही कहेंगे, प्रियांश छात्रा, प्रिय छात्र, अद्य वयम, आज हम महान राष्ट्रभक्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय जीवन चरित्रम विषय पठिष्यामः, यानी आज अब्दुल कलाम महोदय हैं जिनके जीवन चरित्र के विषय में आज पढ़ेंगे, तो बच्चे इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे हमें ब्लैक बोर्ड पर जो हमने प्रकरण खाली छोड़ा था उस प्रकरण को यहाँ पे लिख देना है, यानी जो प्रकरण जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि प्रकरण आपको खाली छोड़ देना है, जब अभी प्रकरण लिख करके आ गया बच्चों के सामने तो ये प्रकरण हम ब्लैक बोर्ड पे अब लिख सकते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है लिखना उस समय जब प्रकरण हमारे सामने निकल के आ गया है, तो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, जब प्रकरण हमारा सामने आ गया तो उसको प्रस्तुत करते हैं, किस प्रकार अब्दुल कलाम का लेसन प्लान हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इसमें पहले तो हम बात करेंगे कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक खोलने के लिए कहेंगे, और उसमें जो जहाँ पे लेसन प्लान हम पढ़ाएंगे यानी जो पाठ है उस पाठ को खोलने के लिए कहेंगे, तो बच्चे उस पाठ को खोल लेंगे। अब इसमें चलते हैं आदर्श वाचन। जो प्रस्तुतिकरण में जो प्रथम बिंदु होता है वो है आदर्श वाचन, और जो आदर्श वाचन होता है वो छात्र अध्यापकों द्वारा होता है, क्योंकि एक छात्र अध्यापक ही होता है जो कि आदर्श रूप में बच्चों के सामने उस टाइम प्रस्तुत है, तो वो ही इसको आदर्श वाचन करेगा। तो साथ ये आरोह अवरोह के माध्यम से, विराम चिन्हों के माध्यम, शुद्धता से और स्पष्टतया गद्य का आदर्श वाचन करेगा, यानी एक छात्र अध्यापक ये कार्य करेगा। और उसके बाद जो छात्र होंगे वो उसको आदर्श वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अनुवाचन। अनुवाचन होता है कि इसका अनुकरण करते हैं, जो शिक्षक होता है या फिर अध्यापक होता है, छात्र अध्यापक होता है, उसका अनुवाचन करते हैं। तो जब छात्र अध्यापक होता है, जब आदर्श वाचन कर चुका है बड़ी आरोह अवरोह के कारण और शुद्धता से स्पष्टता से उसका अनुवाचन कर सकता है, कर दिया है, फिर उसके बाद बच्चे को कहा जाता है कि आप इसका अनुवाचन करें। तो कुछ छात्रों को ध्यान रखना,
कतिपय छात्रों को इसमें खड़ा किया जाता है, कुछ छात्रों को, और उनको आदर्श वाचन जो हम शिक्षक ने करवाया था उस गद्यांश का वापस से अनुवाचन करवाएंगे बच्चे के द्वारा। और जो बाकी बच्चे अवशिष्ट सर्वे छात्रा यानी जो बचे हुए जितने भी छात्र हैं वो सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब बच्चा ये जो अनुवाचन करेगा तो ज़रूरी नहीं कि एकदम शुद्धता से करेगा, उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी होगी। तो अशुद्धि संशोधन के लिए बच्चा जब पढ़ता है, अनुवाचन करता है, तो उसमें कुछ अशुद्ध शब्दों का भी प्रयोग करता है। और उन अशुद्ध शब्दों का प्रयोग जब वो करता है तो एक छात्र अध्यापक उन अशुद्ध शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है जब वो पढ़ाता रहता है। जब बच्चा अनुवाचन करता रहता है तो उन अशुद्ध शब्द जो भी बोले उनको लिख लेता है। उसके बाद आगे चलते हैं काठिन्य निवारण, यानी जब अशुद्ध शब्द बच्चे ने बोले तो उस कठिनता आई बच्चों को बोलने में, तो उसका निवारण करने के लिए काठिन्य निवारण एक बिंदु होता है। इसमें छात्र अध्यापक क्या है, जो कठिन शब्द होते हैं उनका बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर, जिसे हम कहते हैं श्यामपट्ट पर, निवारण करता है और बच्चे उसको देखते हैं। अब दोस्तों इसमें काठिन्य निवारण में देखते हैं, एक तो है मंडलम शब्द लिया गया है और एक अभिधानम। और भी शब्द हैं जैसे कि यहाँ पे लिया गया है, देखो दोस्तों, जनपदम और कोशम। लेकिन यहाँ पे व्याख्या मैंने दो की कर रखी है, बाकी मैं बता दूंगा आपको चारों की भी अगर करनी हो तो किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पे मंडलम शब्द है और मंडलम शब्द बच्चों को समझ में नहीं आया तो इसमें अपन समझाएंगे विधियों के माध्यम से, कौन सी विधि के माध्यम से बच्चे समझ सकते हैं। तो मंडलम को आप वाक्य विधि से समझा सकते हैं, और वाक्य विधि में जैसे हम बताएंगे वाक्य बनाकर कि जयपुर मंडलाह अंतर्गत आमेर दुर्ग आयंती, यानी जयपुर मंडल के अंतर्गत आमेर दुर्ग आता है। तो ये मंडल है, उस शब्द का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे अर्थ बताना है। तो अर्थ क्या होगा, जनपद। और जनपद जब अर्थ आ जाए तो बच्चे समझ जाएंगे भाई जनपद एक शब्द आ गया जिसका अर्थ है, मंडल का अर्थ है जनपद। ठीक है, और जनपद आ गया उसके बाद बच्चे को बोलेंगे कि आप भी इसका एक ऐसा उदाहरण बताइए जैसे मंडल शब्द आता हो। तो वाक्य ये निर्माण करने के लिए कहेंगे, तब ये मूल्यांकन हो जाएगा बच्चे की, कि बच्चे जान भी गए और उसका मूल्य का आंकन भी हो गया। उसके बाद दूसरा शब्द अभिधानम। अभिधान प्रदर्शन विधि से भी हम दिखा सकते हैं कि दोस्तों अभिधानम होता है कि अपना नाम। ठीक है, अभिधान शब्द का अर्थ है नाम, तो इसमें अर्थ निकल के आ गया नाम। तो इसमें मम नाम अशोक चावला, जैसे मेरा नाम अशोक चावला है तो इसमें बताएं मम नाम अशोक चावला अस्ति, तो मेरा नाम अशोक चावला है। तो ऐसा करके हम मूल्यांकन के रूप में बच्चे से भी, जब बच्चे को समझ में आ जाए वो नाम बता रहा है अपना, तो सीधी सी बात है कि अभिधानम शब्द का अर्थ है नाम। तो बच्चे से हम पूछेंगे बहुतः नाम किम, यानी बहुतः अभिधानम किम, तो बच्चे भी अपना नाम बताएंगे, तो बच्चे इस बात को समझ सकते हैं। उसके बाद वहाँ जनपद एक शब्द मैंने बताया था, तो जनपद में जैसे हम बता सकते हैं कि कौशल जनपदस्य राजधानी किम, तो ऐसा करके हम वाक्य प्रयोग में कर सकते हैं। और कोश है, तो उसमें भी जो कोश के रूप में हम बता सकते हैं कि उस समय कोषाध्यक्ष कौन थे, या उस प्रकार से बोध प्रश्न। आगे चलते हैं, बोध प्रश्न यानी जो हम पाठ जो पढ़ाए हैं, जब आदर्श वाचन बच्चों के सामने किया है, उस आदर्श वाचन में ही हम बच्चों से बोध प्रश्न पूछते हैं कि बच्चों में इसका बोध कितना हुआ, इसके लिए प्रश्न किया जाता है। अब बोध प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 क्वेश्चन ले सकते हैं, 2 या 3 भी ले सकते हो, लेकिन 3 से ज़्यादा आप लोगे नहीं मेरे को पता है, लेकिन फिर भी 3 क्वेश्चन आप लोगे तो ठीक है, इससे तो कम क्या ही लोगे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय से जन्म कुत्र अभवत, तो यानी आप पूछोगे क्योंकि हमने आदर्श वाचन में पढ़ा चुका कि अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो बच्चे इसका आसानी से उत्तर देंगे। तमिलनाडु धनुषकोडी ग्रामे अभवत, यानी जो तमिलनाडु का धनुषकोडी जो गांव है वहाँ पे इनका जन्म हुआ। उसके बाद मिसाइल मैन इति रूपेण कथम जानन्ति, यानी इनको मिसाइल मैन के रूप में क्यों जाना जाता है, तो प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र से महत्वपूर्ण योगदानम वर्तते, कि प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी जो हमने 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो बच्चों को उसका आंसर तो पता हो लेकिन उसका पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं कर पाए, तो इसलिए ऐसे 1-2 क्वेश्चन आप इसमें रख सकते हो।
तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। जना डॉक्टर कलाम महोदय मिसाइल मैन इति रूपेण कथम जानन्ति। यानी इनको मिसाइल मैन तो कहा गया है, लेकिन इनको क्यों कहा गया, इनका स्पष्टीकरण एक छात्र अध्यापक जो पाठ का अनुवाचन आदर्श वाचन करता है उसके हिसाब से इसमें थोड़ी डिटेल से यानी स्पष्ट करके बताएगा थोड़ा अच्छे से। उसके बाद देखते हैं, डॉक्टर कलाम महोदय से बैलिस्टिक मिसाइल क्षेत्रे प्रौद्योगिकी क्षेत्रे महत्वपूर्ण कार्यं कृतम् अतः मिसाइल मैन इति रूपेण जानन्ति। यानी इन्होंने जब ये बताया कि इनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, तो उसमें बताया कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण इनका कार्य है, अतः इनको मिसाइल मैन कहा गया है। क्योंकि इन्हें मिसाइल मैन के क्षेत्र में, तो जो मिसाइल क्षेत्र है उसमें बैलिस्टिक जो मिसाइल क्षेत्र है उसके अंतर्गत इन्होंने विशेष योगदान दिया था। ये इसकी स्पष्टीकरण हो गई। उसके बाद देखते हैं दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न जब पाठ का अंतिम रूप आता है, पाठ जो लेसन प्लान हम बना रहे हैं उसका अंतिम रूप आता है, तो बच्चों का मूल्यांकन करना आवश्यक है कि बच्चों में अब पाठ कंप्लीट हो चुका है, अब बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों में कितना ज्ञान हुआ है। अवबोध तो होता है कि बच्चों में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ के कुछ छोटी सी जानकारी का अवबोध कराने के बच्चों में छोटा बोर्ड, जैसे मैं कहता हूँ पाठ का जो एक चरण होता है उसके बारे में अवबोध करना, जितना हम थोड़ा बहुत पढ़ा चुके उसके बाद में अवबोध करना, फिर थोड़ा बहुत पढ़ा दिया उसके बारे में अवबोध करना, वो तो होता है अवबोधात्मक प्रश्न। मूल्यांकन होता है संपूर्ण पाठ का जो निचोड़ बच्चों में कितना हुआ है, कितना ज्ञान हुआ है, कितना नहीं है, वो होता है मूल्यांकन। इसमें आप 5 से 6 क्वेश्चन अधिकतम रख सकते हैं और 4 प्रश्नों से कम आप नहीं रख सकते, ऐसा रूल है। बाकी आप 3 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 तो कम से कम रखने अनिवार्य, 4 या 5। तो मूल्यांकन में आप एबेसडे में भी रख सकते हो, रिक्त स्थान में भी रख सकते हो, या फिर वन लाइनर जिसे हम कहते हैं उसमें भी आप क्वेश्चन रख सकते हो। तो इसमें आप पाठ के अंतर्गत से भी प्रश्न बना सकते हो, बाहर से तो आप नहीं बना सकते। पाठ के अंतर्गत जो आपने आदर्श वाचन में जितना पढ़ा है उसके अंतर्गत आप बना सकते हो। छोटे क्वेश्चन इसमें लेने आवश्यक है, जैसे डॉक्टर कलाम महोदय जन्म कदा च कुत्र अभवत, यानी कहाँ और कब हुआ था, ऐसे। और डॉक्टर कलाम महोदय स्वभावेन कीदृशम आसीत्, यानी उनका स्वभाव कैसा था, इसके बारे में। तो बच्चे, अगर आपने अच्छे से आदर्श वाचन किया होगा, बच्चों ने पढ़ा होगा, तो उसका आंसर देंगे। तो ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन आप रख सकते हो। उसके बाद होता है गृह कार्य। दोस्तों गृह कार्य ऐसा होता है कि गृह कार्य जो बच्चों का जो फ्री टाइम होता है यहाँ से जाने के बाद, यानी जब कक्षा से चले जाते हैं बच्चे, जो उनका फ्री टाइम होता है घर जाने के बाद, उनका सदुपयोग, उस फ्री टाइम का सदुपयोग करने के लिए हम क्या प्रयोग में लेते हैं, गृह कार्य। अब गृह कार्य का एक नियम है कि गृह कार्य एक ऐसा होना चाहिए जिसमें पाठ का संपूर्ण सार आप ले सकते हैं। इसमें आप जरूरी नहीं है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ले, इसमें 1 क्वेश्चन भी बहुत उचित माना गया है। कोई ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा ही लो, 1 क्वेश्चन बहुत होता है, लेकिन वो 1 क्वेश्चन आप रख रहे हो तो ऐसा रखो कि जिसमें पाठ का संपूर्ण, मैं कहूँ संपूर्ण, इसमें पाठ का जो सार, जो मैं कहूँ वो आ जाना चाहिए। तो इसमें डॉक्टर कलाम महोदय से जीवन परिचय स्वभाषायाम लेखत, यानी अपनी भाषा में कलाम महोदय का जीवन चरित्र, यानी उनका जीवन परिचय आप लिख के लाएं। किसे? अपनी भाषा में, यानी अपने विचारों में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपनी खुद की मातृभाषा में लिख के ले जाएं, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें अपने स्वभाषा कि मतलब अपने हिसाब से, अपने भावों से उनका जीवन चरित्र कैसा था, अच्छा था तो कितना अच्छा था, मतलब उन अच्छों में उन्होंने क्या क्या वैज्ञानिक प्रयोग किए, है ना, उनको मिसाइल मैन की उपाधि क्यों मिली, ये उसके बारे में अपने भावों में कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोच के आपको लिखना है। और विद्यार्थी दिवस कथम आयोजित, यानी विद्यार्थी दिवस कब आयोजित किया जाता है, इसके बारे में भी आपको लिख के लाना है। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाएंगे बस, या आप इसमें उचित अगर समझे तो 1 क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं, ये बहुत है, पर्याप्त है मेरे हिसाब से। तो बच्चे इसका लिख के लाएंगे। इसी के साथ हमारी आज की पाठ्य योजना खत्म होती है। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट पाठ्य योजना में। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि ये जो पाठ्य योजना है वो विस्तार हो सके इसका, और बाकी बच्चे भी इसका उपयोग ले सकें।
मिलते हैं दोस्तों नई पाठ्य योजना में। आपने वीडियो को अच्छे से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।